नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति किसी से छिपी नहीं है। वो जब भी मथुरा आते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जन्मभूमि पर जरूर पहुंचते हैं। सीएम योगी आज मथुरा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के दर्शन किए। यहां से मुख्यमंत्री योगी ने गर्भगृह में बाल स्वरूप कान्हा के दर्शन किए। इस दौरान जन्मभूमि पर पूजा अर्चना और दर्शन के बाद सीएम योगी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर धर्मनगरी को 822 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं 12 से ज्यादा विभागों से जुड़ी हुई हैं। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम इस तरह से ही उस पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस तरह पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य। वहीं आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है, जिसका उत्सव आरंभ हो चुका है। लोकार्पण उत्सव मनाने के लिए बाबा का धाम सज धज कर तैयार हो गया है। गंगा द्वार से विश्वनाथ द्वार तक पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा है और ऐसा लग रहा है मानो आसमान से जमीन पर सितारे भी बाबा धाम का उत्सव मनाने धरती पर उतर आए हैं। तो वहीं हवन पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। धाम की यज्ञशाला में मंत्रों की आहुतियां अर्पित हुई तो दंडी स्वामियों के लिए भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण धाम का किया था। तो इस बीच आपको बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई आरक्षण को लेकर याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। चुनाव की अधिसूचना पर अभी भी रोक जारी रहेगी। कल राज्य सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाली है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई, लेकिन सुनवाई का कोई प्रतिफल अभी तक निकलता नजर नहीं आया है, क्योंकि तारीखों के ऐलान पर अभी भी रोक ही रहेगी। और अब राज्य सरकार हलफनामा दायर करेगी। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। निकाय चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी। आरक्षण को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव की अधिसूचना पर रोक अभी भी जारी रहेगी। कल राज्य सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप जुड़ गए हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, जो हमने सुबह चर्चा करी थी वही विषय निकल करके सामने आ रहा है कि निकाय चुनावों को लेकर अभी भी रोक यथावत रहने वाली है। और देखिए पूजा, आज निकाय चुनाव को लेकर जो जनहित याचिका दायर हुई थी
उसको लेकर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर हलफनामा दाखिल करे कि किस आरक्षण को किस हिसाब से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का रूल जो है वो क्या कहता है, उसके हिसाब से किस तरीके से आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार बताए। उसमें 14 दिसंबर तक उसपे जो पिछला आदेश था कि जब तक हाई कोर्ट रोक लगाई थी कि जो तारीखों का ऐलान नहीं होगा, यानी वो यथावत है। 14 तारीख यानी कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शपथ पत्र मांगा है कि वो आरक्षण की सूची तैयार की गई है वो किस हिसाब से की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल से या जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, चाहे ओबीसी की बात करें या फिर एससी की बात करें, इन कैटेगरी को या फिर एससी की बात करें, इन कैटेगरी को किस तरीके से आरक्षण देना है, उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब एफिडेविट शामिल किया जाएगा तो उस पर जानकारी दी जाएगी एफिडेविट में कि किस आधार पे जो आरक्षण की सूची तैयार की गई है। और उसमें हालांकि अभी जो आयोग ने आरक्षण की सूची जारी की गई थी उसमें अभी समय है, क्योंकि आपत्ति आयोग मांगा था इस जो आरक्षण की सूची को लेकर, तमाम आपत्ति आई हैं। मुझे लगता है हाईकोर्ट में कल जब सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे लगता है शायद ये पक्ष रखे कि इस पर आपत्ति मांगी गई है। इस आपत्ति के बाद फिर से एक बार जो आरक्षण की सूची है उस पर संशोधन किया जा सकता है। और मुझे लगता है कोर्ट शायद इसी वजह से एक दिन का और समय बढ़ाया है, 14 तारीख तक इस मामले पे सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद फिर हाईकोर्ट क्या कुछ निर्देश देता है, क्या जो आरक्षण की सूची जारी हुई है उसको दोबारा ठीक करने की जरूरत है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि निकाय चुनाव में किस तरीके से आरक्षण होंगे, किस तरीके से ओबीसी और एससी और फिर जो आरक्षण दिया जाएगा, क्या उस हिसाब से इस जो आरक्षण की सूची में है, इन सब तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी। जवाब देने के बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और फिलहाल कल क्या कुछ आदेश देता हाईकोर्ट, फिलहाल कल आने वाला वक्त तय करेगा। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जरूर से साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट दे रहे हैं तमाम दर्शकों को कि निकाय चुनावों को लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण सूची रिवाइव हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं। बीजेपी जहां जिताऊ कैंडिडेट्स का अभी से टेस्ट ले रही है, तो वहीं सपा और आरएलडी भी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने जनता टीवी से खास बातचीत इसी संदर्भ में की है। क्या कुछ हुई ये बातचीत, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आरएलडी के कार्यालय में जीत से पूरी तरीके से तमाम कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन अब ये जीत का उत्साह जो है स्थानीय नगर निकाय चुनाव में भी दिखने वाला है। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और तमाम लगातार तरीके से दौरे कर रहे हैं, लेकिन इनसे ही बातचीत करना बेहद जरूरी है कि गठबंधन का धर्म स्थानीय नगर निकाय में चुनाव में भी निभाया जाएगा या अकेले ही दमखम दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लगातार देखा जा रहा है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो इसमें आरएलडी को कितनी मजबूत है, क्या है आरएलडी की रणनीति? देखिए, आरएलडी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में भी और विभिन्न जिलों में भी जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं उनके पास भी चुनाव लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। उस पर हम लोगों ने कल एक मीटिंग लिया था। हमारे दल की पूरी मंशा है और हम लोगों ने तय भी किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव जिस तरह से विधानसभा चुनाव मिल के लड़ा गया है, स्थानीय निकाय चुनाव भी मिल के लड़ेंगे, आपस में सहमति बना के लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैंने बातचीत किया था आपका, लेकिन लगता है कि मन है कि अकेले लड़ा जाए। तमाम आपके कार्यकर्ता भी ये अलग अलग खुसर फुसर करते रहते हैं कि हमारा तो मन है अकेले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्या कहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अटका हुआ है। नहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की तो मन में चाहत रहती है कि वार्डों में, छोटे छोटे कस्बों में लड़ने का अवसर मिले। लेकिन ये चाहत कहाँ पे, पूर्वांचल में है, पश्चिम में है या तमाम क्षेत्रों में? पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में लोगों की चाहत है। हम पिछले चुनाव में भी जौनपुर में हमारे वहाँ की इकाई ने अकेले लड़कर के 2 टाउन एरिया जीता था। तो जहाँ जहाँ हमारे पहले से ही आधार है और चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ
किसान हितैषी रही लेकिन हैं। आधार तो आपको माना जाता है कि पश्चिम में ज्यादा है। पूर्वांचल वाले कहते हैं कि हमको तो दो मुहे आग से देखते हैं, हमको मानते ही नहीं है, पश्चिम वालों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। आपको नहीं लगता, आप तो पूर्वांचल के सिर माने जाते हैं, पूर्वांचल में तो हम लगातार दमखम रखते हैं, तो आपको लगता है कि पूर्वांचल में आरएलडी के पक्ष में वो वोट कर पाएंगे आप? नहीं, आरएलडी का प्रभाव पूर्वांचल में भी बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अब ये हमारे रजनीकांत मिश्रा जी गोरखपुर से हैं, इनके लड़ने के लिए अभी हमारे वहाँ सुधाकर पांडे जी ने महानगर में, लड़ना तो आप भी लड़ गए थे, जीते कहाँ पे? नगर निगम में लड़ने के लिए आवेदन किया है, महानगर में लड़ने के लिए, हमारे हर जिले में लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश विकास की परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और इस दौरान डिप्टी सीएम ने बयान देते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में परियोजनाओं में प्रदेश नंबर 1 है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिले के अंदर सांसद निधि और विधायक निधि होती है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप सभी लोग विकास को लेकर प्रस्ताव देते हैं, लंबे समय तक पेंडिंग रहने के कारण विकास नहीं हो पाता। काम करवाने की भी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो वहीं सपा नेता शिवपाल यादव अपने कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात करी। इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शिवपाल यादव से मिलने के लिए वो कैंप कार्यालय पहुंचे हुए थे। तो वहीं सपा की होर्डिंग्स में शिवपाल यादव की तस्वीरें भी नजर आईं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय होने के बाद अब समाजवादी पार्टी की होर्डिंग्स में भी शिवपाल सिंह यादव नजर आने लगे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव को जब बधाई दी गई तो सभी होर्डिंग्स में अब शिवपाल सिंह यादव सबसे ऊपर नजर आने लगे हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने एक कद्दावर नेता के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को मान लिया है। आप देखेंगे यहाँ लाइन से जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं वो सभी होर्डिंग्स पर अब शिवपाल सिंह यादव तस्वीरों में दिख रहे हैं। यानी कि जल्द ही उनको बड़े पद पार्टी में मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव फिलहाल लखनऊ में है, लेकिन अखिलेश यादव मैनपुरी में है। कल डिंपल यादव ने शपथ भी ली है लोकसभा में और उसके बाद अब माना यह जा रहा है कि 14 तारीख यानी कि कल एक बार फिर यहां पर अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव नजर आएंगे एक साथ पार्टी कार्यालय पे। 2016 के बाद ये पहला नजारा होगा जब शिवपाल सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा एक तस्वीर और भी साफ होती नजर आ रही है, यानी कि पार्टी में कद को लेकर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की बैठक के बाद यह भी तय होगा कि पार्टी में शिवपाल सिंह यादव का क्या कद होगा, उन्हें किस तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे विलय किया जाएगा, क्योंकि सभी को एक मैसेज भी देना है। तो फिलहाल माना जा रहा है कि जो अगर बुधवार को जब ये बैठक होगी उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का पार्टी में कद तय होगा और नए समीकरण तय होंगे कि किस तरह से नगर निकाय चुनाव लड़ने हैं। और इसके अलावा 2024 की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के याजदान बिल्डिंग पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। याजदान बिल्डिंग की आज बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बिल्डिंग को मलबे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसे पहले भी तोड़ा जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन कल से फिर से तोड़ने की कार्रवाई ने जोर पकड़ा और आज ये बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। केदार घाट में महान संत स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन हुआ और इस समारोह में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, स्वामी सर्वानंद संत दिव्य स्वरूप उपस्थित रहे। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी सदानंद वेदांती धर्म के अवतार थे। उन्होंने जीवन भर सनातन धर्म के विकास को लेकर संघर्ष किया और स्वामी वेदांती जी ने गरीबों के उत्थान को लेकर काम पर जोर दिया। तो वहीं युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज धर्म के अवतार थे। सनातन धर्म के विकास हेतु आजीवन काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर बनारस केदार घाट में समागम का आयोजन हुआ। इसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी सहित देश के कई गणमान्य महत्वपूर्ण महात्माओं का आगमन हुआ। आज हम लोगों ने स्वामी वेदांती जी महाराज को याद किया। आज के दिन बनारस की धरती से हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया है जब मोदी जी के नेतृत्व में
देश को सामान्य नागरिक संहिता मिले ताकि सभी धर्म के लोग संविधान प्रदत्त अधिकारों का आनंद एक बराबरी के साथ उठा पाएं। देश की जनता सामान्य नागरिक संहिता चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी को अब उसे लागू कर देना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी के प्रति भी होगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र उत्तराखंड का करते हैं। अंकिता हत्याकांड में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। विपक्ष का आरोप कि सरकार इस मामले में आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अंकिता हत्याकांड पर विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी को संदेह है तो सरकार से बात कर सकता है। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड की जांच अधिकारी जीआरपी डीआईजी रेणुका ने यह भी कहा है कि एसआईटी ने जांच लगभग पूरी कर ली है और एक हफ्ते में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। जांच बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियुक्तों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो कार्रवाई की गई है और आगे और कड़ी कार्रवाई तो वो भी की जाएगी, लेकिन अंकिता के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता को न्याय मिलेगा। एसआईटी ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी वीक में हम इसमें चार्जशीट भी फाइल करने वाले हैं। अभी हमने नार्को टेस्ट के लिए भी हमने तीनों अक्यूज्ड के लिए एप्लीकेशन लगाया है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा अच्छा ये क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोशिश किया है। अंकिता हत्याकांड के 2 आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है। आरोपी अंकित की अर्जी पर अदालत 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि एसआईटी ने तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत की ओर से भेजे गए नोटिस के जवाब में आरोपी पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि अंकित ने टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है। एसआईटी इस पूरे मामले में वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का टेस्ट कराना चाहती है और एसआईटी को 23 दिसंबर से पहले ही चार्जशीट दाखिल करनी है। लेकिन अब यह तय हो गया है कि एसआईटी नार्को टेस्ट से मिलने वाले तथ्य पहले चार्जशीट में शामिल नहीं कर सकेगी, यानी कि सब चार्जशीट फाइल करेगी एसआईटी। एक अभियुक्त ने कंसेंट दिया है, उनकी तारिया ने कंसेंट दिया है, तो बाकी अभी वेटिंग में है। अभी 22 तारीख को फाइनल होगा। सर, चार्जशीट को लेकर भी आपने बताया था कि 2 पार्ट में हम लोग चार्जशीट को दाखिल करेंगे। सर 2 पार्ट नहीं बोला मैंने, फर्स्ट चार्जशीट जो प्राइमरी तो वो अभी 3-4 दिन के अंदर फाइल हो जाएगी, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाद में होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। तो वी मुरुगेशन को सुन रहे थे आप। वी मुरुगेशन साफ तौर पर एडीजीएलओ हैं ये, और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सब चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट को फाइल करने का काम प्रशासन करने वाला है। पहले एक चार्जशीट अभी 2 से 3 दिनों में ही फाइल हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजय दिवस की तैयारियों का जिक्र होगा। सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर राजधानी दून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। ब्रिगेडियर अमृतलाल ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज़ हैं और वॉर विडोज़ हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। हर ज़िले में मनाया जाएगा और देहरादून में हम विशेषतर चीफ मिनिस्टर
तो ये उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली। विधायक खजान दास का कहना कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कोई चुनौती ही नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी के सभी नेता एक हैं। बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं, और जहां तक आप हरीश रावत जी के बयान की बात कर रहे हैं, आप अगर उस बयान को गौर से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इतने क्षमतावान नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व कर सकते हैं, जो अपने सुझावों से पार्टी को बहुत ही लाभान्वित कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई जिस चरम सीमा पे जो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से जो बाहर छन करके आ रही है, वो आपस में कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप करते रहते हैं। कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के साथ ही ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों पर फोकस करने की बात कही है। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि 20 दिन कार्यालय और 10 दिन फील्ड में रहकर जमीनी काम देखें, जिसमें वो खुद भी आने वाले समय में औचक निरीक्षण करना शुरू करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।